अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिजिक्स टीचर। इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोमेंट्स का असूल और मिसाल नंबर 4.4 को डिस्कस करेंगे। इसको डिटेल से डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, मोमेंट्स का असूल क्या होता है, इसको समझने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हम फर्ज करते हैं कि एक नट है, इस नट को टाइट करने के लिए या लूज करने के लिए आप स्टूडेंट्स स्पैनर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो स्पैनर है, इसको या तो आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं या आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप इसको क्लॉकवाइज सिमत में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज क्या सिमत कौन सी होती है? क्लॉकवाइज सिमत वो सिमत होती है जिस सिमत में आपकी घड़ी चलती है। आप अपनी घड़ी को देखते हैं और वो किस सिमत में चलती है? वो चलेगी इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, यानी कि यूं इस सिमत में चलेगी। ठीक है। अब अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, किस तरफ? क्लॉकवाइज, तो ये जो है, ये जो क्लॉकवाइज है, ये इस्तेमाल होगा इस नट को कसने के लिए। यानी कि अगर आपने इसको टाइट करना है, नट को कसना है, तो उसके लिए आप इसको किधर घुमाएंगे? आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो और अगर आपने इसको लूज करना है, इसको खोलना है, ढीला करना है, तो उसके लिए आप इसे क्या घुमाएंगे? उसके लिए आप इसको एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आप इसको इस सिमत में घुमाएंगे। इस मिसाल को स्टूडेंट्स आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास जो बोतल है उसको खोलना है, तो उसको खोलने के लिए आप उसको क्या करेंगे? आप उसको एंटी क्लॉकवाइज सिमत में घुमाएंगे। ठीक है। और अगर आपने उसको बंद करना है, तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको क्लॉकवाइज सिमत में घुमाएंगे। ठीक है। ये आप अभी तजुर्बा करके भी देख सकते हैं। अगर आप उसको क्लॉकवाइज सिमत में घुमाएंगे तो वो क्या होगा? वो बंद हो जाएगी बोतल। और अगर आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज सिमत में घुमाया तो वो खुलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने आता है वो है क्लॉकवाइज मूवमेंट का और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा होता है? मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फोर्स हम कहते हैं टॉर्क को, किसी फोर्स के गर्दिशी असर को। तो यहाँ क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा होता है? ये देखिएगा, इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है, और ये कह रहा है कि वो फोर्स जो स्पैनर को क्लॉकवाइज सिमत में घुमाती है, अमूमन नट को कसने के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह से पैदा किया जाने वाला मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्लॉकवाइज मूवमेंट कहलाता है। ठीक है जी। तो यहां आपको एक एमसीक्यू मिला कि जो फोर्स स्पैनर को क्लॉकवाइज सिमत में घुमाती है वो अमूमन नट को क्या करने के लिए इस्तेमाल होती है? उसको कसने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। और स्टूडेंट्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट मैंने नीचे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी लिखा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है? वो फोर्स जो स्पैनर को एंटी क्लॉकवाइज सिमत में घुमाती है, अमूमन नट को ढीला करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह से पैदा किया जाने वाला मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहलाता है। ये स्टूडेंट से डेफिनेशन है, मैंने बिल्कुल एक जैसी डेफिनेशन लिखी है। कैसे? देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है वो फोर्स जो स्पैनर को क्लॉकवाइज सिमत में घुमाती है, अमूमन नट को कसने के लिए इस्तेमाल होती है। नीचे मैंने लिखा है वो फोर्स जो स्पैनर को एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऊपर क्लॉकवाइज था, नीचे क्या लिख दिया? एंटी क्लॉकवाइज सिमत में घुमाती है, अमूमन नट को ढीला करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहां क्या लिखा है? कसने के लिए इस्तेमाल होती है। और उसके बाद इस तरह से पैदा किया जाने वाला मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्लॉकवाइज मूवमेंट कहलाता है। नीचे इस तरह से पैदा किया जाने वाला मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? अगर आप एक डेफिनेशन अच्छे से कर लेते हैं ना, तो दूसरी डेफिनेशन आपको वैसे ही याद हो जाएगी। ठीक है। आपने बस क्या काम करना है? क्लॉकवाइज की जगह आपने एंटी क्लॉकवाइज लगा देना है, और कसने की जगह आपने क्या लगा देना है? ढीला करने के लिए। ठीक है। तो बस ये दो लफ्ज आप बदलेंगे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट की डेफिनेशन किस में बदल जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की डेफिनेशन। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, आपके पास दो मूवमेंट्स का कॉन्सेप्ट आया, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जब एक जिस्म है, मिसाल के तौर पर मैं एक शीशा की मिसाल देता हूं आपको। हमारे पास
कोई दो बच्चे हैं, वो एक शीशा पर खेल रहे हैं। ये कोई शीशा है, एक बच्चा स्टूडेंट्स यहाँ पर है और एक इधर है। ये दोनों बच्चे इस पर खेल रहे हैं। इनका वजन किधर है? इसका वजन भी नीचे की तरफ होगा और इसका वजन भी नीचे की तरफ होगा। अब ये जो बच्चा है ये चाहता है यूं घूमे, ठीक है, ऐसे। ये कौन सा मूवमेंट होगा? ये होगा स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये वाला बच्चा मूवमेंट जो पैदा कर रहा है वो है क्लॉकवाइज मूवमेंट। और ये वाला जो बच्चा है इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का और इसको नाम दे देता हूँ बी का। और ये इस सिमत में इसको घुमाना चाह रहा है, ठीक है, ऐसे। तो ये वाला जो मूवमेंट पैदा कर रहा है ये कौन सा है? ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है। अब देखिए, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों बराबर हो जाए, यानी कि जितना इसका वजन है नीचे की तरफ और जितनी ये फोर्स लगा रहा है, ये वाला टॉर्क और इधर से इस बी जिस्म का जो टॉर्क है, ये दोनों बराबर हो जाए, एक दूसरे को बैलेंस कर दें, तो फिर क्या होगा? फिर ये जिस्म जो है, ये जो शीशा है, ये बैलेंस हो जाएगा, ये मतवाजन हो जाएगा। आप यूं कह सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब ये शीशा जो है ये झूल नहीं सकता, ठीक है। तो अब इस पोजीशन पर हमारे पास जो कंडीशन आती है, इसको हम नाम देते हैं मूवमेंट्स का असूल, कि जब क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स दोनों का रिजल्टेंट बराबर हो जाए, मुसावी हो जाए, तो फिर वो जिस्म किस में आ जाता है? वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो मूवमेंट्स ऑफ असूल की डेफिनेशन क्या होगी, वो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने लिख देता हूं। वो डेफिनेशन है कि एक जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है अगर इस पर अमल करने वाले तमाम क्लॉक वाइज मूवमेंट्स का रिजल्टेंट तमाम एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट्स के रिजल्टेंट के मुसावी हो। ये स्टूडेंट्स है डेफिनेशन है मूवमेंट्स के असूल की। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट्स का असूल बयान करें, कई दफा पेपर में आता है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, एक जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है अगर इस पर अमल करने वाले तमाम क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का रिजल्टेंट तमाम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के रिजल्टेंट के मुसावी हो। तो ये स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशन याद करनी है। अब इसी के हवाले से एक कोई क्विज दिया गया है आपकी बुक से। इसमें पहला सवाल आपको दिया गया है कि क्या एक नन्हा बच्चा एक मोटे बच्चे के साथ शीशा झूल सकता है? वजाहत करें। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर इसका जवाब होगा जी हाँ, झूल सकता है। अब वो कैसे? आप अपनी बुक पर देखें, बाईं तरफ आपको एक शक्ल नजर आ रही होगी जिसमें दो बच्चे जो हैं वो शीशा पर खेल रहे हैं। इसमें एक नन्हा बच्चा है, छोटा बच्चा है, और एक मोटा बच्चा है, ठीक है, वो दोनों खेल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आप एक चीज नोट करेंगे कि जो नन्हा बच्चा है वो जो फलक्रम है, यानी कि उसका जो पिवट है, आप समझ लें, जो ओ पोजीशन है, जो सेंटर है जिसके ऊपर, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाई है, तो ये इसका सेंटर है, ये वाला, ये पॉइंट ओ। यहाँ पर इसका इस छोटे वाले नन्हे बच्चे का जो फासला है वो ज्यादा है, और जो मोटा बच्चा स्टूडेंट्स उसका फासला क्या है? कम है। तो अगर इसका वजन देखें, चूंकि इसका वजन क्या है? कम है, और इसका वजन क्या है? ज्यादा। तो अब इसको फिर फासला ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है F क्रॉस L, यानी कि फोर्स इंटू लेंथ। अगर फोर्स यहाँ पर वजन है, अगर फोर्स कम है तो हमें फासला बढ़ाना पड़ेगा ताकि टॉर्क सेम हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, अब अगर ये जो छोटा बच्चा है ये ज्यादा फासले पर बैठे और जो मोटा बच्चा है ये कम फासले पर बैठे इस ओ पोजीशन से, सेंटर से, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अब ये शीशा झूल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसका आंसर लिखा है, अगर नन्हा बच्चा फलक्रम से, यानी कि ये इस पॉइंट से फलक्रम से ज्यादा फासले पर हो और मोटा बच्चा फलक्रम से कम फासले पर हो,
तो एक नन्हा बच्चा एक मोटे बच्चे के साथ सीसा झूल सकता है। तो ये यहाँ कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन है? बिल्कुल झूल सकता है, लेकिन कब? जब छोटा बच्चा ज्यादा फासले पर हो और जो मोटा बच्चा है वो कम फासले पर हो। अब इसी क्विज में दूसरा क्वेश्चन है कि दो बच्चे सीसा में ऐसे बैठे हैं कि सीसा मुअल्लक है, ठीक है, यानी कि सस्पेंड है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आप कह सकते हैं, ठीक है। ऐसी सूरत में रिजल्टेंट टॉर्क कितना है? जब उसने कहा है कि सीसा मुअल्लक है, एक तरफ झुका हुआ नहीं है, यानी कि सीसा बिल्कुल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यूं है, बिल्कुल सीधा है, ठीक है, ना ये नीचे की तरफ है ना इधर से नीचे की तरफ, बिल्कुल ऐसे मुअल्लक है एयर में। तो अब बताएं कि जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो कितना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट टॉर्क क्या होता है? एक इस तरफ अमल करने वाला टॉर्क, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जो टॉर्क है वो किसके बराबर हो जाए? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो तब क्या होगा? तब ये मुअल्लक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, हम कह सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो अब ये मुअल्लक है, तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज मूवमेंट्स ने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के रिजल्टेंट को कैंसिल कर दिया है। अब जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो क्या होगा? वो सिफर होगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये है। तो आंसर मैंने लिखा है नीचे, ऐसी सूरत में रिजल्टेंट टॉर्क सिफर है। क्या होगा? सिफर है, क्योंकि क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के असर को जायल कर देता है। क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के जो असर है उसको जायल कर देता है, यानी कि कैंसिल कर देता है। तो रिजल्टेंट टॉर्क क्या हो जाता है? सिफर हो जाता है। ये क्विज भी आपने याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, इसी मोमेंट्स के असूल को इस्तेमाल करते हुए एक मिसाल है, मिसाल नंबर 4.4, इसको हम देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक मीटर रॉड दरमियानी पॉइंट ओ पर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है जी। अब इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझते हैं ना कि क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम में जैसा कि शक्ल 4.15 में दिखाया गया है, आपकी बुक पर शक्ल 4.15 है और मैंने वो यहां पर वो बना दी है, ठीक है। 10 न्यूटन का एक ब्लॉक पॉइंट ओ से 40 सेंटीमीटर के फासला पर पॉइंट बी से लटकाया गया है। इसका मतलब हुआ ये जो ब्लॉक है ना, इसका जो वजन है स्टूडेंट्स नीचे की तरफ, इसको W कह देता हूं, ये कितना है? ये 10 न्यूटन है, ठीक है। और फिर वो कह रहा है ये बी ब्लॉक है, पॉइंट बी से लटकाया गया है। इस ब्लॉक का वजन मालूम कीजिए जो पॉइंट ओ से 25 सेंटीमीटर के फासला पर पॉइंट ए पर लटकाने से इसे मुतवाजन करता है। अब यहाँ एक और ब्लॉक है, अगर आप देखें तो ये हमने कम फासले पर रखा है। इसका ये वाला जो फासला है, ये वाला फासला, ये कितना है स्टूडेंट्स? ये है 25 सेंटीमीटर। और जो बी ब्लॉक का जो फासला है यहां से लेकर यहां तक, ये है 40 सेंटीमीटर। और ये जो ब्लॉक है जो ए पर लटकाया गया है, इसका वजन वो हमें नहीं बताया गया, वो W1 उसको कह देते हैं, वो हमने मालूम करना है। इसको मैं W2 कह देता हूँ। ए पर जो है उसको W1 कह दिया और बी पर जो है उसको W2 कह दिया। हमने क्या मालूम करना है? हमने W1 मालूम करना है। देखिए यहां लिखा गया है इस ब्लॉक का वजन मालूम कीजिए, यानी कि इस ब्लॉक का वजन मालूम कीजिए जो पॉइंट ओ से 25 सेंटीमीटर के फासला पर पॉइंट ए पर लटकाने से इसे मुतवाजन करता है। तो ये देखिए, अब इस लेंथ को जो कि हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, इसको मैं कह देता हूं L1, ठीक है, ये इसका मोमेंट आर्म है। और ये जो W2 का जो डिस्टेंस है, फासला है, ये मैं कह देता हूं इसको L2, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें मालूम क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें मतलूब क्या है। सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं मालूम। मालूम में स्टूडेंट्स हमें एक तो वजन दिया हुआ है W2, ठीक है, W2 ये कितना है? ये है 10 न्यूटन। और हमें दिया हुआ है L2, ये कितना है? ये है 40 सेंटीमीटर।
और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे W2 का मोमेंट आर्म। ये W2 का मोमेंट आर्म है। और एक हमें दिया हुआ है L1 और वो कितना है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ये क्या चीज है असल में, L1 क्या चीज है, ये है W1 का मोमेंट आर्म। जिस तरह से L2 W2 का मोमेंट आर्म है, इसी तरह से L1 W1 का मोमेंट आर्म है। अब हमने मालूम करना क्या है, हमें मतलूब क्या है, तो वो मैं यहां लिख देता हूं। मतलूब है हमें W1, ठीक है, मतलूब है W1, ये हमने मालूम करना है। अब इसको हल करते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा, इसके हल करने के लिए हम यहां इस्तेमाल करेंगे मोमेंट्स का असूल। और मोमेंट्स के असूल के मुताबिक हमने ये देखा हुआ है कि मोमेंट्स के असूल में क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। यानी कि वो वाला टॉर्क जो इस W2 की वजह से पैदा होना है वो बराबर होगा उस टॉर्क के जो इस W1 की वजह से पैदा होना है। तो यहां मैं लिख देता हूं, ये कौन सा मोमेंट होगा स्टूडेंट्स, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। और W2 की वजह से कौन सा मोमेंट होगा, ये क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। तो यहां मैं लिखता हूं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होगा क्लॉकवाइज मोमेंट के। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये है W1 क्रॉस L1, W1 क्रॉस L1 बराबर क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है स्टूडेंट्स, ये है क्लॉकवाइज मोमेंट W2 की वजह से, वो आ जाएगा W2 क्रॉस L2। क्लॉकवाइज मोमेंट क्या असल में टॉर्क है, टॉर्क बराबर होता है F क्रॉस L। अब F की जगह आ जाएगा वेट, वजन, ठीक है, वजन भी एक फोर्स होती है स्टूडेंट्स। तो F की जगह हमने W1 लगा दिया और जो उसका मोमेंट आर्म था उसकी जगह L1 लगा दिया, ठीक है। और इस तरह से यहाँ F2 की जगह हमने W2 लगा दिया, वजन एक फोर्स है, और उसका मोमेंट आर्म L2 हमने लगा दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने कीमतें दर्ज करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, W1 हमने मालूम करना है, ये इधर ही रहने देते हैं, और राइट साइड पर W2 मल्टीप्लाई बाय L2 ओवर L1 आ जाएगा। अब यहाँ कीमतें दर्ज कर देते हैं। W1 बराबर आ गया, W2 की कीमत कितनी है स्टूडेंट्स, W2 है 10 न्यूटन, यहाँ आ गया 10, और L2 कितना है, L2 है 40 सेंटीमीटर, यह आ गया 40 सेंटीमीटर, ये 10 न्यूटन था, ओवर L1 कितना है, यह है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब इसको हल कीजिएगा स्टूडेंट्स, इस सेंटीमीटर से तो ये सेंटीमीटर कट गया। आपके ज़हन में आ रहा होगा कि सर ने इस सेंटीमीटर को मीटर में नहीं तब्दील किया। भाई आपने तब्दील करना है तो आप कर लें, अगर आप नहीं भी करेंगे तो आंसर सही आ जाएगा आपका, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ने कट जाना है, तो इसलिए मुझे ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई इसको मीटर में कन्वर्ट करने। अगर आपने करना है तो आप कर लें, 40 को 100 से यानी कि 100 से तकसीब करें तो ये किस में आ जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। और इस तरह से यही इसके साथ भी वही सलूक करें जो आप 40 सेंटीमीटर के साथ करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 5 25 और 5 8 40 और 5 1 5 और 5 2 10, तो 2 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 8 हो जाएगा 16। तो W1 कितना आ गया हमारे पास, W1 आ गया 16 न्यूटन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया W1 जो हमने मालूम करना था। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने मूवमेंट्स के असूल को बहुत डिटेल से समझा और हमने ये जाना कि कोई जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है कब, अगर उस पर अमल करने वाले क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो, ठीक है। या आप यूं कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक दूसरे के मुसावी हो, तो उस वक्त वो जिस्म क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। और हमने इसको एक मिसाल की मदद से भी समझा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।